दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, कांग्रेस पार्टी का हो गया बेड़ा गर्क। अब तक 100 से ज्यादा इस्तीफे। आज भी 42 नेताओं ने कांग्रेस पार्टी से दे दिया इस्तीफा। आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने के बाद उनके समर्थन में पार्टी से निकलने वाले लोगों का सिलसिला लगातार जारी है। मंगलवार को गुलाम नबी आजाद के समर्थन में 65 नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद आज भी 42 नेताओं ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। इन सभी नेताओं का कहना है कि वो गुलाम नबी आजाद की नई बनने वाली पार्टी में शामिल होंगे। इस तरीके से गुलाम नबी आजाद के समर्थन में अब तक कांग्रेस पार्टी के 100 से ज्यादा नेता इस्तीफा दे चुके हैं। इन नेताओं में पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद भी शामिल हैं। इस बीच गुलाम नबी आजाद ने अपनी पार्टी बनने की कोशिशें तेज कर दी हैं। वो 4 सितंबर को जम्मू में एक रैली को संबोधित करने वाले हैं। कांग्रेस छोड़ने के बाद ये उनका पहला सार्वजनिक कार्यक्रम होगा। ये भी माना जा रहा है कि इस रैली के दौरान वो अपनी पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। अहम बात यह भी है कि 4 सितंबर को ही दिल्ली में राहुल गांधी महंगाई पर हल्ला बोल रैली को संबोधित करने वाले हैं। साफ है कि गुलाम नबी आजाद के कार्यक्रम के चलते कांग्रेस का यह विरोध प्रदर्शन प्रभावित होगा। गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफे के बाद कहा था कि ये तो अभी शुरुआत है, कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेता अभी और पार्टी छोड़ेंगे। आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस में इस्तीफों की बौछार सी हो गई है और अब तक लगभग 100 से ज्यादा बड़े नेता इस्तीफा दे चुके हैं। और बड़ी खबर, अब कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव पर मनीष तिवारी ने उठाए सवाल। कहा ऐसा तो क्लब के चुनाव में भी नहीं होता। ये आपको बता दें कि कांग्रेस में महाभारत थमने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ G23 के नेता रहे गुलाम नबी आजाद पार्टी से ही अलग हो गए हैं, तो वहीं कांग्रेस में अब भी बने हुए मनीष तिवारी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। मनीष तिवारी ने बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल उठा दिए। उन्होंने कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव अथॉरिटी के मुखिया मधुसूदन मिस्त्री से उन लोगों की लिस्ट जारी करने की मांग की है जो अध्यक्ष के चुनाव में मतदान करेंगे। तिवारी ने एक के बाद एक ट्वीट करते हुए सवाल पूछा कि मधुसूदन मिस्त्री जी, मैं बहुत आदर के साथ पूछता हूं कि यदि मतदान करने वाले लोगों की सूची ही नहीं होगी तो फिर कैसे किसी दबाव में मुक्त और सही ढंग से चुनाव होंगे। मनीष तिवारी ने कहा कि मतदाताओं की सूची पार्टी वेबसाइट पर होनी चाहिए। गुलाम नबी आजाद ने भी पार्टी छोड़ते हुए कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को धोखा करार दिया था। इस पर सफाई देते हुए मधुसूदन मिस्त्री ने कहा था कि ऐसा कहना गलत है। इसके अलावा आनंद शर्मा ने भी सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश स्तर पर चुनाव में वोट डालने वाले लोगों की लिस्ट ही नहीं है। इस पर मिस्त्री ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस समितियों को मतदाताओं की सूची मुहैया कराई गई है। कुल 9000 वोटर इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। उनकी इस टिप्पणी पर अब मनीष तिवारी ने सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव में हिस्सा लेने वालों की लिस्ट देखने के लिए कैसे कोई हर प्रदेश के कार्यालय पर जा सकेगा। लोकसभा सदस्य तिवारी ने कहा कि ऐसा तो क्लब के चुनाव में भी नहीं होता है। उन्होंने ट्वीट किया कि मधुसूदन मिस्त्री जी से पूरे सम्मान से पूछना चाहता हूं कि निर्वाचन सूची के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हुए बिना निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कैसे होगा। और बड़ी खबर, गुलाम नबी आजाद को बनती नहीं दिख रही विपक्षी एकता। बोले कांग्रेस की बात आखिर कोई दल क्यों मानेगा। ये आपको बता दें कि कांग्रेस को अलविदा कहने के बाद गुलाम नबी आजाद पार्टी को लेकर खुलकर बात कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता पर भी चर्चा की। उनका कहना है कि सभी को कांग्रेस कमजोर नजर आ रही है और ऐसे में कोई भी उनकी बात क्यों सुनेगा। गुलाम नबी आजाद ने शुक्रवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। इसी के साथ कांग्रेस और उनके बीच में करीब 5 दशक यानी लगभग 51 साल पुराना रिश्ता टूट गया। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में गुलाम नबी आजाद ने 2024 लोकसभा चुनाव पर बात की। जब उनसे सवाल किया गया कि क्या भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापस आ जाएगी, इस पर उन्होंने बताया कि इस बार मैं बहुत कुछ नहीं कह सकता। आजाद ने कहा कि मैं चाहता हूं कि कांग्रेस में सुधार हो। मैं चाहता हूं कि सेक्युलर ताकतों के आंकड़े बेहतर हों। खबरें थी कि भाजपा के खिलाफ 2024 चुनाव के लिए विपक्षी दल एक होने की योजना बना रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत कई नेता इस विचार का समर्थन भी कर चुके हैं। आजाद ने कहा कि एक होंगे या नहीं, ये हर राजनीतिक दल के काम और दलों के बीच किस तरीके का समन्वय रहेगा इस पर निर्भर करता है। वो कहते हैं कि लेकिन मुझे पहले से तो एक होने का कोई भी मौका नहीं दिखता, क्योंकि हर राजनीतिक दल के नेता का अपना ईगो होता है। सभी को लगता है कि कांग्रेस कमजोर हो गई है। वे क्यों कांग्रेस की सुनेंगे या उसके नेतृत्व में काम क्यों करेंगे। कांग्रेस को लोगों का भरोसा हासिल नहीं है। आपको बता दें कि कांग्रेस से अलग होने के बाद गुलाम नबी आजाद जम्मू और कश्मीर में अपने सियासी दल बनाने की बात कह चुके हैं और जल्द ही अपनी पार्टी की घोषणा करेंगे।
और बड़ी खबर, हरियाणा में भी कांग्रेस का होगा पंजाब के जैसा हाल। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रवैये ने उठा दिए सवाल। ये आपको बता दें कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने पर कांग्रेस ने बीते दिनों प्रदेश का नया अध्यक्ष उदय भान को बनाया था। उदय भान को भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी नेताओं में शुमार किया जाता है। उन्हें कुमारी शैलजा की जगह ये जिम्मा दिया गया जिनसे हुड्डा की नहीं बनती थी। हरियाणा कांग्रेस में हुए इस बदलाव को हाईकमान और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच सीज फायर के तौर पर देखा गया था। इसकी वजह यह थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी G23 के उन नेताओं में शामिल थे जिन्होंने सोनिया गांधी को लेटर लिखकर पार्टी में बदलावों की मांग की थी। ऐसे में हुड्डा को हरियाणा कांग्रेस में अपर हैंड देने से उम्मीद की जा रही थी कि वो अपना बागी रुख छोड़ देंगे। इसके बाद भी ऐसा होता नहीं दिख रहा। मंगलवार को उन्होंने पार्टी छोड़ने वाले नेता गुलाम नबी आजाद से मुलाकात की। इस दौरान आनंद शर्मा और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान भी मौजूद थे। गुलाम नबी आजाद के पार्टी छोड़ने के बाद भी उनसे मुलाकात ने हुड्डा के रवैये पर सवाल खड़े किए हैं। बागी समूह में उनकी लगातार मौजूदगी ने कांग्रेस आलाकमान की चिंताएं और ज्यादा बढ़ा दी हैं। हुड्डा ने पिछले दिनों गुलाम नबी आजाद के एग्जिट पर भी कहा था कि पार्टी को उससे बात करनी चाहिए थी, वरना ऐसा नहीं हो पाता। साफ है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब भी बागी ग्रुप के करीब हैं और वो कांग्रेस की चिंताओं को आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो फिर कांग्रेस को पंजाब की तरह ही हरियाणा में भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। अगली बड़ी खबर, केजरीवाल को उन्हीं के जाल में फंसाने की तैयारी में भाजपा। यदि केजरीवाल के आरोप गलत निकले तो केजरीवाल को होगी 2 साल की जेल। ये आपको बता दें कि केजरीवाल ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत से ही विभिन्न पार्टियों के नेताओं पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनमें भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी और दिवंगत नेता अरुण जेटली से लेकर दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित तक शामिल रही हैं। उनका लगाया कोई भी आरोप अब तक किसी भी अदालत में साबित नहीं हो पाया है, लेकिन कहा जाता है कि आरोप लगाने से उन्हें काफी राजनीतिक लाभ हुआ है और इसी के जरिए वे दिल्ली के मुख्यमंत्री तक बन गए। लेकिन भाजपा अब केजरीवाल को उन्हीं के जाल में फंसाने की तैयारी कर रही है। पार्टी ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से आम आदमी पार्टी के उस आरोप की जांच किए जाने की मांग कर दी है जिसमें केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने भाजपा पर उसके विधायकों को खरीद कर सरकार गिराने का आरोप लगाया था। संविधान विशेषज्ञों के मुताबिक यदि इस मामले की जांच होती है और आरोप गलत पाए जाते हैं तो केजरीवाल को उनकी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि केजरीवाल को इस मामले में 2 साल की सजा भी हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के 7 सांसदों ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से पत्र लिखकर विधायकों के खरीदे जाने के आरोपों की जांच किए जाने की मांग की है। भाजपा नेता मनोज तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के अन्य नेता बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके विधायकों को 20-20 करोड़ रुपए में खरीदने की कोशिश की गई और इस तरीके से दिल्ली की सरकार गिराने की कोशिश की गई। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने स्वयं कहा है कि उन्हें स्वयं भाजपा में शामिल होने के लिए ऑफर किया गया था, लेकिन अब तक अरविंद केजरीवाल या उनकी पार्टी की ओर से इस आरोप की पुष्टि के लिए कोई भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। भाजपा का कहना है कि मनीष सिसोदिया पर शराब घोटाले में गंभीर आरोप हैं और वे जांच की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। उन पर शिक्षा मॉडल में भी फेर बदल कर करोड़ों रुपए का घोटाला करने का आरोप है। पार्टी ने कहा कि इन्हीं आरोपों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए आम आदमी पार्टी इस तरीके के आरोप लगाती है, लेकिन इससे दूसरी पार्टियों और नेताओं की छवि खराब होती है। इसलिए इस मामले की जांच कर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। संविधान विशेषज्ञ और भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि यह मामला मानहानि के दायरे में आता है। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति या फिर संस्था के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था पर गलत नियत से बिना किसी आधार के आरोप लगाना आईपीसी की धारा 499 के अंतर्गत कानूनन अपराध है। आरोप गलत पाए जाने पर आरोपित व्यक्ति को 2 साल की कैद, जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। यदि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के आरोप गलत पाए जाते हैं तो उन्हें 2 साल की सजा होगी। और ये बड़ी खबर, चाणक्य की धरती पर आज बन रही बीजेपी के चाणक्य का गेम बिगाड़ने की रणनीति। ये आपको बता दें कि देश में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से ही तैयारियां शुरू हो गई हैं। विपक्ष इस बार बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने की पूरी प्लानिंग में जुट गया है। इसकी बानगी बिहार में लगातार दिखाई दे रही है। पहले नीतीश कुमार ने कुछ दिन पहले ही अचानक बीजेपी से गठबंधन तोड़कर आरजेडी का हाथ थाम लिया और सरकार बना ली। इस घटना के बाद से ही नीतीश कुमार का नाम 2024 लोकसभा चुनाव
चुनाव के पीएम पद के विपक्ष के उम्मीदवार के रूप में आगे आने लगा है। अब इस चर्चा को एक और बड़ी घटना से बल मिलता दिख रहा है जो आज हो रही है। जी हां, आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर यानी चंद्रशेखर राव बिहार के दौरे पर हैं और वो नीतीश कुमार से मुलाकात कर रहे हैं। इस मुलाकात के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। चर्चा है कि इस दौरान 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्ष को एकजुट करने और बीजेपी को पटखनी देने पर बात हो रही है। नीतीश कुमार ने इस तरीके से पिछले दिनों बीजेपी के बड़े गेम को उजागर किया, उससे विपक्षी दलों में उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। वहीं नीतीश भी कह चुके हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्ष की एकता के लिए वो समय देने को तैयार हैं। आपको बता दें कि बेशक केसीआर की पार्टी तेलंगाना तक सीमित है, लेकिन वो बीजेपी का गेम बिगाड़ सकते हैं। दरअसल उनकी पार्टी और बीजेपी के बीच 36 का आंकड़ा है। वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ नीतीश कुमार के संपर्क में हैं, वो अलग अलग राज्यों के दूसरे दलों से भी इसके लिए मिल रहे हैं। बात चाहे शिवसेना, आम आदमी पार्टी, टीएमसी और अन्य दलों की हो, वो सभी से मिल रहे हैं। वो सबसे इस पर मुद्दे की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि एक तरफ से 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी का पूरा गेम बिगाड़ने की बड़ी तैयारी है। अगली बड़ी खबर, ताजमहल का नाम तेजो महालय करने की मांग आगरा नगर निगम में प्रस्ताव किया जाएगा पेश। यहाँ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनने के बाद कई जिलों के नाम बदल लिए गए। अब ताजमहल का नाम बदलकर तेजो महालय करने की मांग उठने लगी है। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल का नाम बदलने के लिए बीजेपी पार्षद शोभाराम राठौर ने प्रस्ताव बनाकर बुधवार को होने वाली नगर निगम के सदन की बैठक में पेश करने का फैसला किया है। इस प्रस्ताव को सदन में पढ़ा जाएगा और सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए आगे की कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी पार्षद शोभा राज राठौर का कहना है कि अब समय आ गया है कि ताजमहल का नाम बदल दिया जाए। वहीं शोभा राज के इस फैसले पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। संगमरमरी हुस्न की इमारत ताजमहल को लेकर विवाद बना रहता है। कभी ताजमहल में प्रवेश को लेकर विवाद होता है तो कभी ताज के नाम को लेकर विवाद बना हुआ है। आपको बता दें कि अब ताजमहल का नाम बदलकर तेजो महालय करने की मांग उठ रही है। आपका क्या मानना है? क्या ताजमहल का नाम बदलकर तेजो महालय किया जाए? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।